हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो आपका अर्धवार्षिक हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 23 को आज जो संपन्न हुआ विज्ञान का पेपर था वो मैं आपको कराऊंगा। आइए करते हैं। इसके अंदर क्या है, इस पेपर को 4 सेक्शन के अंदर बांटा गया है और चारों ही सेक्शन क्या है आपके लिए अनिवार्य है। पहले वाला जो आपका सेक्शन है उसके अंदर क्या है, आपके 1 से 8 जो प्रश्न है वो आपके एक एक अंक के हैं। पहला प्रश्न है, आइए करते हैं। तापमान बढ़ने के साथ निम्नलिखित में से कौन कौन सी घटना बढ़ेगी। पहला है प्रसारण, वाष्पीकरण, गैसों का संपीड़न। दूसरा वाष्पीकरण, गैसों का संपीड़न, घुलनशीलता, वाष्पीकरण, प्रसारण, गैसों का फैलाव। तो हमारा जो बिल्कुल ठीक आंसर है वो क्या है, वाष्पीकरण, यानी गै हमारा क्या है इसका ठीक आंसर है। तो इसका कारण क्या है, जो वाष्पीकरण, प्रसारण और गैसों का जो फैलाव है ये आपका समानुपाती होता है किसके, तापमान के। और जब तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा यानी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। जबकि आपका यहाँ पे जो आपको गैसों का संपीड़न है ये जो होता है ये आपके किस प्रकार की अभिक्रिया है इस बात पर निर्भर करता है। जबकि आपका वाष्पीकरण, प्रसारण, गैसों का फैलाव तापमान पे करता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर है वो गै होगा। अब देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, एक आदमी पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चलता है तो नाव आपको 4 ऑप्शन दी, किनारे से दूर जाएगी, किनारे की ओर जाएगी, स्थिर रहेगी या कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे व्यवस्था क्या, आदमी और नाव एक ही व्यवस्था है। तो इसके संदर्भ में हमारी जो उत्तर होगा किनारे से दूर जाएगी नाव जो है। अगला प्रश्न है आपका, टिंचर आयोडीन में विलेय विलायक ज्ञात कीजिए। तो विलयन के अंदर जो कम मात्रा में जो आपके पास उसको हम विलेय कहते हैं, और अधिक मात्रा वाली जो मात्रा उसको विलायक कहते हैं। तो विलेय क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन है और विलायक क्या होता है, एल्कोहल होता है टिंचर में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ख होगा। आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। इससे अगला प्रश्न तीसरा आप देखिए, तीसरा था। चौथा प्रश्न देखिए आपका, केंद्रक में छड़ी नुमा आकृति क्या कहलाती है। तो कोशिका के अंदर विद्यमान जो केंद्रक होता है उसके अंदर जो छड़नुमा आकृति उसको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अब 5वां प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, ओस्ट्रिच का अंडा होता है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग की अंडा होता है। यानी यहाँ पे हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी कोशिका क्या है आपका, शुतुरमुर्ग। जो पक्षी होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी क्या है, कोशिका होती है। लगभग इसकी जो आपकी 170 लगभग कितना होती है, 70 मिलीमीटर लंबा होता है 170 mm क्या है, 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, ये होता है 10 की पावर घटा 3 मीटर के बराबर होता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी को अगर पूछ ली जाए, सबसे तो बड़ी है, पेपर के अंदर छोटी पूछ ली जाए, सबसे छोटी कोशिका वो क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी होती है। यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगला प्रश्न देखिए आपका, खालिस्तान उत्तक वर्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर आएगा घनाकार। घनाकार एपिथीलियम। घनाकार एपिथीलियम
उत्तक वर्ग की नली लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, निक्षेपण किसे कहते हैं? तो निक्षेपण क्या होता है? जब आपकी कोई गैस सीधे बिल्कुल आपकी ठोस अवस्था में बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बदल जाती है, इस प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। आप लिख सकते हैं, गैस अवस्था से गैसीय अवस्था से बिना द्रव्य अवस्था में बदले, बिना द्रव्य अवस्था में बदले ठोस अवस्था में जो परिवर्तन है, ठोस अवस्था में सीधे, ठीक है ना, गैस अवस्था से बिना द्रव्य अवस्था में बदले ठोस अवस्था में सीधे बदलने की जो प्रक्रिया है, सीधे बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। और एक होता है, अगर मान लो गैसीय ठोस अवस्था से, और एक हमें पता है, और यहाँ पे एक होता है उद्रवपातन, साथ आपको याद होगा, या अगर पेपर में पूछा उद्रवपातन, इसका बिल्कुल विपरीतार्थक होता है, उल्टा, यानी ठोस अवस्था से सीधा, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलना, गैसीय अवस्था में बदलना हम उद्रवपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 8वां प्रश्न है, एपिडर्मिस का एक कार्य लिखिए। तो एपिडर्मिस का एक कार्य क्या होता है? जो एपिडर्मिस है, ये पौधों में आंतरिक ऊतकों की रक्षा करती है। लिख सकते हैं, बाहरी परत बनाती है, यह बाहरी परत बनाती है जो कि पौधों की आंतरिक ऊतकों की रक्षा करती है, ऊतकों की रक्षा करती है। यहाँ पुरचाई की गया, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, या आप एक और इससे एग्जांपल दे सकते हैं। जो क्यूटिन होता है, क्यूटिन की परत बनती है इसके ऊपर, क्यूटिन की परत, जो परत बनती है, क्यूटिन की परत पौधों में उपस्थित जल है, जल की हानि को कम करते हैं, जल की हानि को कम कर देती है, यानी कि कम कर देती है। यानी आपका जो एपिडर्मिस का कार्य एक पूछा गया था, आप एक लिख सकते हैं, यह बाहरी परत होती है जो पौधे के आंतरिक ऊतकों की रक्षा करती है। क्यूटिन की परत पौधों में उपस्थित जल की हानि को कम कर देती है। यह आपका पहला भाग था। अब सेक्शन बी देखिए आपका, इसके अंदर क्या है, आपके अतिलघुरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। 9वां 10वां 11वां प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो जो पहला प्रश्न वो देखिए क्या है, अमीबा अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो आपका अमीबा होता है इसकी झिल्ली लचीली होती है, जो अमीबा को बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करने में मदद करती है। तो हम लिखेंगे अमीबा की कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली लचीली होती है। लचीली होती है, जो अमीबा को बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करने में मदद करती है। अमीबा अपनी कोशिका झिल्ली से भक्षाणु क्रिया करता है, यानी कि भक्षण करता है और अंत पराशरण विधि द्वारा भोज्य व अन्य पदार्थ को प्राप्त करता है। अमीबा अपनी कोशिका झिल्ली से भक्षाणु यानी भक्षण क्रिया करता है। भक्षाणु क्रिया, इसको अंत आप कह सो अंत पराशरण विधि भी कह सकते हैं। पराशरण जिसको इंग्लिश में एंडोसाइटोसिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एंडोसाइटोसिस। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा भी कह सकते हैं। तो अंतःपराशरण विधि द्वारा भोज्य व अन्य भोज्य जिसको भोज्य एवं अन्य पदार्थ प्राप्त करता है। अन्य पदार्थ प्राप्त करता है। कितना आपको आंसर लिखना था, इसको आप चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जो आपका चित्र इसके द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं, जिसके अंदर देखिए आपका अमीबा है। अमीबा क्या करता है, ये आपका नाभ केंद्रक दिया हुआ है। जो आपका भोज्य है, भोज्य कण जो होता है वो इसके पास आता है। तो ये क्या होता है, इसकी जो जूडोपोड एक स्ट्रक्चर होती है, वो आपका जो भोज्य कण इसको अपने अंदर ले लेता है। जो झिल्ली है आपकी कोशिका, तो झिल्ली अमीबा की, इसके बाद क्या है, इसको घेर कर इसको पाचन करके इसका प्रयोग कर लेता है। तो आप लिख कर भी बता सकते, जैसे मैंने लिखा, और इस चित्र के माध्यम के द्वारा भी आप इसको दिखा सकते हैं। 10वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। सामान्य ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को पानी पर तैरते देखा होगा, समझाइए क्यों। कोई भी जो चीज़ होती है, हम देखिए यहाँ पे जो है, कोई वस्तु तैरेगी या कोई वस्तु क्या है आपकी कोई वस्तु तैरेगी या डूब जाएगी, किस बात पर निर्भर करती है, घनत्व पर। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि आपका ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन अब आपने बर्फ़ के टुकड़े को पानी पर तैरते देखा हुआ, तो समझाइए कारण क्या होता है। कारण यही है कि बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। और यहाँ पे जो घनत्व क्या होता है, हमने यहाँ पढ़ा है, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहता है, जब कोई वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या अपने बाहर के समान जो क्या करती है, पानी को हटाती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डाला जाता है, उसका भार उसके हटाए गए पानी के भार से कम होता है, यानी से घनत्व कम होता है। जब बर्फ़ का टुकड़ा
जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है तो उसका भार, तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए, उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम होता है। पानी के भार से कम होता है, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरती है। इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरती है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे एक समान त्वरण से गति में है, एक असमान त्वरण से गति में है? तो यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है, तो आपको 1 इसके लिए 1 इसके लिए आप इसको बड़ी इजीली लिख सकते हैं। देखिए, एक समान त्वरण, इसका मतलब क्या है? एक समान त्वरण का मतलब क्या है आपका? इसके अंदर त्वरण समान रहता है, समान रहता है। आप इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे सकते। त्वरण समान रहता है। और जब आपका दूसरे वाला है असमान त्वरण, असमान त्वरण, ये क्या होता है? जब आपका बस ये लिखना त्वरण असमान रहता है, त्वरण समान नहीं रहता है। त्वरण स्थिर रहता है, समान आप स्थिर यूज भी कर सकते हैं। स्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता है। यहाँ पे आप अगर देखें स्थिरांक होता है, स्थिरांक, स्थिरांक यानी गति के दौरान, इसका मतलब क्या है? गति करते समय, गति करते समय त्वरण स्थिर रहता है। गति करते समय त्वरण स्थिर नहीं रहता है, नहीं रहता है। इतना देने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अब आपका सेक्शन सी आ गया है, जिसके अंदर क्या है? आपको 3 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। 12, 13, 2 प्रश्न जो आपके 3 अंकों के हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, उन अंकों के नाम बताइए जो नीचे लिखे गए कार्यों को दर्शाते हैं। कोशिका का परिवहन नलिका, कोशिका का बिजली घर, कोशिका की पैकिंग और प्रेषण इकाई, कोशिका की संग्राहक थैलियाँ। तो यहाँ पे देखिए ABCD आपको 4 जो है आपको प्रश्न दिए गए, इनका आपको उत्तर देना है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है कोशिका परिवहन नलिका की क्या कहते हैं? इसे हम अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका। अगर याद ना रहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ER, इंग्लिश बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है कोशिका का बिजली घर। तो कोशिका का बिजली घर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया।
कौन हो गया। अगला प्रश्न है, कोशिका की पैकिंग और प्रेषण इकाई ये क्या होती है आपकी, गोल्जी बॉडी होती है। तो इसको क्या कहते हैं आपका, कोशिका की पैकिंग प्रेषण इकाई को बोलते हैं गोल्जी इकाई, लिख सकते हैं गोल्जी इकाई। कोशिका की संग्राहक थैलियाँ ये क्या होती है, इसको रसदानी कहते हैं। रसदानियाँ जो होती है, रसदानियाँ रसदानी को कहते हैं हम कोशिका की संग्राहक थैलियाँ, यानी वे आपकी फालतू व जो पानी होता है, दूसरे पदार्थ संचित होते हैं, उसको जो रसदानियाँ हैं अपने अंदर संचित कर लेती है, इसलिए इनको बोलते हैं संग्राहक थैलियाँ। अब अगला जो है, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। देखिए अगला जो इसी के अंदर प्रश्न है, जीव द्रव्य कुंचन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन तो ये क्या होता है आपका, पादप कोशिका में जब आपका परासरण के द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली में जो कोशिका के आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इसी घटना को हम द्रव्य जीव द्रव्य संकुचन कुंचन कहते हैं। पादप कोशिका में, पादप कोशिका में परासरण द्वारा, परासरण के दौरान जल की हानि, जल की हानि के समय कोशिका सहित, जो आपकी कोशिका है, कोशिका सहित कोशिका के जो आंतरिक पदार्थ होते हैं, कोशिका के आंतरिक पदार्थों का संकुचन हो जाना, संकुचन होना, जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। कहलाता है। अब देखिए आपका 13% क्या है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं। क्यों? तो इसका उत्तर क्या है, हम आगे की ओर झुकते हैं जैसे ही बस चल रही होती है और अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसका कारण है गतिज जड़त्व के कारण। जो गतिशील बस अचानक रुकती है, हमारा निचला हिस्सा बस के साथ सीधा विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा गति में रहने का प्रयत्न करता है जड़त्व के कारण। इसलिए हम क्या है, आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार जब बस विराम अवस्था में होती है, अचानक चल पड़ती है, तो हम पीछे की ओर गिर पड़ते। तो पीछे की ओर गिरने का कारण क्या होता है, स्थिर जड़त्व, या कि स्थिर या स्थिर जड़त्व के कारण। जब बस विराम अवस्था से अचानक चल पड़ती है तो हमारा निचला हिस्सा बस के साथ गति अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहने का प्रयत्न करता है, जिसकी वजह से हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। अब इसी आपके 13वें प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो देखिए क्या है। 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के प्रारंभिक अंतिम वेग की गणना करिए।
तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो लिख लीजिए। आपको आरंभिक गति जो दी गई है, आरंभिक गति, अगर मैं इसको u से दिखा देता हूँ, u से, तो आरंभिक गति जो है वो कितनी दी गई है, 5 मीटर पर सेकंड। और जो अंतिम गति है, अंतिम वेग कह लीजिए, अंतिम वेग आपका जो है, इसको मान लीजिए हम v से दिखाते हैं। ये कितना दिया गया है आपको, 8 मीटर पर सेकंड। और जो आपका द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का इसको हम अगर m से दिखा दें तो ये दिया गया है आपको 100 किलोग्राम दिया गया है। निकालना क्या है आपको, प्रारंभिक संवेग निकालना है। आरंभिक, देखिए आरंभिक जो आपका वेग है, गति है, कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। अंतिम वेग दिया गया, इसको v से दिखाता हूँ, यह 8 मीटर पर सेकंड है। वस्तु का द्रव्यमान जिसे मैंने m से दिखाया 100 किलोग्राम है। तो हमें निकाला आरंभिक संवेग और अंतिम संवेग निकालना। तो आरंभिक संवेग, मान लीजिए इसको मैं P1 से दिखा देता हूँ। और संवेग क्या होता है, मैंने आपको बताया था संवेग क्या होता है, जो फार्मूला होता है संवेग का, ये होता है m इंटू m गुना में u या m गुना में v। तो जो संवेग होता है ये होता है आपका द्रव्यमान गुना में गति यानी कि वेग, जो आपका फार्मूला होता है। तो हमें निकालना है प्रारंभिक संवेग जो होगा, मान लो P1 हो गया, इसको दिखाते हैं, या PI से दिखा देता हूँ, इनिशियल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया द्रव्यमान गुना में आरंभिक गति। और द्रव्यमान हमारा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। और वेग दिया गया है आपको 5 दिया गया है। तो संवेग कितना आ गया आपका, 500। द्रव्यमान को हम किलोग्राम के अंदर मापते हैं, और जो आपका वेग होता है इसको मीटर पर सेकंड के अंदर मापते हैं। तो हमारा आरंभिक संवेग आ गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब जो हमारा अंतिम संवेग होगा, अंतिम संवेग, इसको मैं PF से दिखा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान गुना में वेग यानी v, अंतिम वेग। तो आपका ये जो हो गया, यहाँ पे कितना का द्रव्यमान तो 100 ही है, लेकिन वेग जो अंतिम वो कितना दिया गया आपको, 8 दिया गया है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 गुना में 100, 800 21 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमने जो यहाँ पे जो फार्मूला है, जो सूत्र लिया संवेग का, संवेग क्या होता है इसको P से दिखाते हैं। ये क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुना में वेग, यह आपका फार्मूला हो गया है। इसका प्रयोग करके ये जो आपको प्रश्न दिया गया था इसको हमने हल कर लिया है। तो ये था आपका 13वां प्रश्न, इसका भाग A और भाग B करना था आपको। अगला जो प्रश्न है, अब आपका सेक्शन D हम करेंगे। इसके अंदर आपका 14वां 15वां जो प्रत्येक प्रश्न है 5 अंक का है। इसमें आप देखेंगे तो आपको क्या है, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप पहले वाला कर सकते हैं या और के बाद वाला कर सकते हैं। तो आइए करते हैं पहले वाला। जो आपको ऑप्शन दिया गया देखिए, 19.6 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसके अंतिम वेग की गणना करें। इसका अधूरा प्रश्न है। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग का उठाना
कठिन होता है क्यों। और थर्ड भाग जो इसका दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो इस हम आरंभ करते हैं। तो देखिए प्रश्न का पहला भाग है ये, शोध क्वेश्चन का प्रश्न का पहला भाग। आपको दिया क्या है, आरंभिक गति देख लीजिए यहाँ पे, क्यों देखिए आप मीनार की चोटी से छोड़ा गया है, तो आरंभिक गति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आरंभिक वेग, आरंभिक जो वेग है इसे आप u से दिखाते हैं, ये कितना है, 0 है। और जो अंतिम वेग है वो हमें निकालना है, अंतिम वेग, इसे v से दिखाता हूँ, ये हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अगर आप देखेंगे जब किसी वस्तु को हम गिराते हैं, छोड़ते हैं, मान लीजिए ये जो आपकी वस्तु है इसको आपने गिराया है, ये आपकी वस्तु है और ये वस्तु कहाँ पे है, ये मान लीजिए आपकी वस्तु थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो आरंभिक गति क्या थी, ये 0 थी। इसको आप छोड़ते हैं, ये नीचे की तरफ गिरता है, तब ये नीचे की तरफ गिरेगा, ऐसे इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ गिरेगा, तो इस पर लगने वाला जो त्वरण है वो क्या होगा आपका, वो g होगा। और यहाँ पे जो ऊंचाई दी गई है आपका, देखिए जो मीनार से ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी दी गई है आपको, ऊंचाई दी गई है 19.6 मीटर दी गई है। अब इसको हल करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे जो टकराने से पहले, पहुँचने पहले इसकी अंतिम गति जो होगी हमें निकालनी है। तो जो आपको दिया गया मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आपकी जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, इसको h से दिखा देते हैं, यह आपको दी गई है 19.6 मीटर दी गई है। और यहाँ पे जो हम g का मान यूज़ करेंगे, ये कितनी है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम गति की जो गति के नियम की, गति के तीसरे जो नियम है, तीसरे नियम की समीकरण का समीकरण दोबारा, और वो क्या है आपकी, ये आपकी जो समीकरण है वो है v² u² 2as होती है। तो यहाँ पे a कितना हो गया आपका, g हो गया, और s कितना हो गया, ऊंचाई हो गई। इसका आपको क्या है, प्रयोग करना है। आपको जो मान दिया गया रख देते हैं, ये आपका v² था, और यहाँ देखेंगे तो ये तो आपका क्या था, आरंभिक गति है 0, ये 2g का मान कितना है 9.8 है, ऊंचाई कितनी है 19.6 मीटर है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका जो v² है कितना हो गया, 2 गुना में 9.8 गुना में 19.6। निकालना क्या है, निकालना v है, तो v निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 गुना 9.8 गुना 19.6, इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल, इसको आपको हल कर लेना है। अब हल करेंगे तो 2 गुना, देखिए 2 8 16, 2 9 18, 1 19, ये भी कितना है 19.6 है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमें पता दोनों सेम है, तो जो आपका v आएगा, जो अंतिम वेग आएगा वो कितना आ जाएगा 19.6 आ जाएगा। यानी ये क्या होगा, वेलोसिटी को किसमें मापते हैं, वेग को हम मीटर पर सेकंड के अंदर हम मापते हैं। तो आप देखिए ये आपका क्या है, हमें हल करना था। जो आपका अंतिम वेग है
यानी यही हमें निकालना था। वो कितना आएगा टकराने से पहले? 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा प्रश्न आप देखिए, वो क्या दिया गया देखिए। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? अब देखिए प्रश्न क्या है आपका, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? अब हमें पता है, उत्तर में क्या लिखेंगे? हमें पता है कि आपका जो दाब होती है, दाब यानी कि प्रेशर जो होता है, ये होता है प्रनोद बटे में क्षेत्रफल होता है। तो प्रनोद का बल भी कह सकते हैं, यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका मतलब क्या, जो आपकी दाब है व्युत्क्रमानुपाती है किसकी? क्षेत्रफल के। आपकी जो दाब है वो व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। अब पतली डोरी जो होती है उसका क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए ना, पतली डोरी का मतलब कि क्षेत्रफल कम होगा। पतली डोरी का क्षेत्रफल कम होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका दाब है व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये ज़्यादा होगा तो दाब क्या होगा? कम होगा। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपका जो क्षेत्रफल कम है, इसलिए जो बैग के भार के कारण कंधों पे अधिक दाब लगता है। तो इसलिए जो बैग होता है, बैग के भार जो इसका वेट कहते हैं, इसको या प्रनोद कह लीजिए आप, या बल कह लीजिए, के कारण कंधों पर अधिक दाब लगती है। कंधों पर अधिक दाब लगता है, जिससे कंधों में दर्द होने लगता है। अब दाब अधिक होगा, जिससे कंधों में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या सीधा है? क्षेत्रफल क्या है, अगर कम होगा तो दाब ज़्यादा है। इसलिए क्या है, एक पतली मजबूत डोरी बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। इसलिए दोबारा यही जो आपकी ये लाइन है, इसको वापस लिख दीजिए। इसलिए एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन
होता है। तो ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर। तो तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग जो दिया गया आपको, 3 भाग थे इसके, वो क्या दिया गया आपको। और देखिए जो इसका तीसरा भाग वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। इसको क्या बड़ी इजीली आप क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे। मान लीजिए आप पहले इसका एक चित्र बना लीजिए। एक आपका मास ये हो गया है, एक ये मान लेते हैं, ये इनकी केंद्र है, और केंद्र के जो बीच की दूरी है वो मान लीजिए आपकी कितनी है, d है, d, यानी आपका इस तरह का दिखता है। एक मास ये हो गया आपका, सेकंड मास आपका ये हो गया है, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है आपकी वो कितनी है, d है। इस वस्तु का जो मास है वो कितना, मान लीजिए इसका m1 है, इसका कितना है m2 है, द्रव्यमान। अब यहाँ पे जो है आपका जो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या कहता है, ये पिंड है अगर लिख सकते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। नियम। अब ये 2 पिंड है, तो 2 पिंड जो आपका है ये कहता है कि प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इन दोनों जो आपके पिंड हैं इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उसके द्वारा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहता है ये, प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको बस ये क्या नियम आपको लिखना था, अगर भूल भी जाए तो आप क्या इसको गणितीय रूप में दिखा सकते हैं। जैसे कि ये जो बल होता है आपका, अभी लिखा देखिए ना, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल की, यानी क्या है m1 m2, यानी हमारा क्या है ये दोनों के m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती आमने सामने। और यही आपका जो बल है, इसको मैं बल को अब F से दिखा देता हूँ। ये क्या होता है आपका, जो इनके बीच में जो दूरी है d, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों को साथ कर देते हैं तो ये क्या आ गया आपका m1 m2
ये तो हो गया गुणनफल, और नीचे क्या होगा डी का बराबर। इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट आता है, स्थिरांक आता है जिसे हम जी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका है जी क्या है, आनुपातिक स्थिरांक है। ये जो जी होता है आनुपातिक स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। जी क्या है यहाँ पे, जी आपका यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, जो ब्रह्मांड में समान रहता है। तो आपको बस ये आंसर देना था। तो तीनों भाग हो गए आपका। अब आपके पास अगर आप सही ये भाग नहीं करना चाहते हैं तो अब इसका दोहरा भाग कर सकते हैं। अब जो आपका 14वां क्वेश्चन है उसका देखिए, अथवा वाला भाग दिया गया है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करे। दिया हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 की जो घात 24 किलोग्राम है, और सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10 की 30 किलोग्राम है। दोनों के बीच की औसत दूरी कितनी है? 1.5 10 की पावर 11 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है? इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। तो ये करते हैं। तो आपको क्या दिया गया है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, मान लीजिए कितना आपका m1 है, ये दिया गया है आपको 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। और जो सूर्य है, सूर्य का द्रव्यमान मान लीजिए आपका कितना दिया गया? m2 हो गया, दिखा देने के लिए। ये दिया गया 2 × 10 की घात कितनी है? 30 किलोग्राम। और दोनों के बीच में जो औसत दूरी है यानी d जो दिया गया है वो दिया गया है 1.5 10 की पावर 11 मीटर दिया गया है। अब देखिए, हमें पता है जो आपका जो बल होता है, जो दो पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में जो आपकी, अगर आप दिखा भी सकते हैं, मान लीजिए ये आपका सन है और ये आपकी पृथ्वी है। दोनों के बीच की जो औसत दूरी है, केंद्र से दिखाते हैं, इसे हम d कहते हैं। ये d है और इनका मास कितना है? ये आपका जो मास हो गया सन है, ये मास इसका m1 है, द्रव्यमान इसका m2 है। तो जो बल होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल का पीछे हमने भी किया था, वो क्या होता है? g m1 m2 बटे में d का वर्ग होता है। बस आपको क्या करना है? मान रख देने हैं। और जो आपका सार्वत्रिक, ये यहाँ पे जो ये g क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, गुरुत्वीय स्थिरांक। इसका मान कितना होता है? 6.67 10 की पावर 11 न्यूटन वर्ग मीटर किलोग्राम का वर्ग। ये आपकी यूनिट होती है। बस ये जो मान उठा के क्या इसमें रख दीजिए, आपका f निकालना है। तो g का मान हो गया आपका 6.67 10 की पावर हो गया 11। m1 जो सन, जो सूर्य है, उसका जो द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10 की 24 है। और जो सन का द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान, वो कितना है? 2 × 10 की पावर 30।
और जो डी कितना है 1.5 10⁻11 का वर्ग है। ये आपको हल कर लेना है। अब ये गणितीय गणना है, बड़ा आसान, बड़ी इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए 6.67, ये 6 दूनी 12, और हम पहले क्या करेंगे गाते। अब देखिए यहाँ पे जो 10 है हमें पढ़ा है आधार समान तो गाते जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आपका ये 30 और 24, तो गाते कितनी होगी 54। और ये जो आपकी घटा की क्या है इसके अंदर, ये होगी घटा की 11। नीचे जो हम उसको भी हल कर लेते हैं। तो नीचे वाला आपका 1.5 को 1.5 से करेंगे, 15 का वर्ग कितना होता है, ये होता है आपका 2.25 हो गया। 1.5 को गुना करेंगे, और इसके बाद क्या है आपका 10⁻11 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो गया 22। कोई दिक्कत आए तो यहाँ साइड पे आप क्या है इस तरह से अलग से आप अपनी गणना करके दिखा सकते हैं। जैसे कि 1.5 को 1.5 से गुना करेंगे, 15 पंजे 75, 7 15 एकम 15 और 7 22, दशमलव के बाद 2 है तो दशमलव हमारा यहाँ लग गया है। इसी तरह क्या है, अब आप ऊपर जो करेंगे जो 6 दशमलव जो आपका है 6.67 को 12 से गुना करेंगे, तो देखिए 12 सत्ते 84, 12 छिक 72, 8 उसके असल के हो गए, तो 12 सत्ते 84, 12 छिक 72 और ये आपका 80, अब 12 छिक 72 और ये आपके फिर 80, तो कितना आ गया 80 दशमलव के 2 अंक है 80.7, तो 80.04। और यहाँ पे जो गाते हैं 10 की 54 से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 43। नीचे बिल्कुल सेम आपका कितना दिया गया आपको, ये आपका 2.25, तो पावर कितनी है 22 है। अब बिल्कुल सेम करना है। अगला क्या हो गया आपका 80.04 को भाग करना है 2.25 से, और घातों का जो आप हिसाब करेंगे आधार समान हो तो घाते क्या होती है भाग में घट जाती है। तो 43 में से घट कितना गया 22। अब हमें क्या है इसको भाग करना, आप भाग करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे दाईं तरफ जो आपका आप भाग करेंगे इसको, देखिए 80.04 को आपको भाग किससे करना है 2.25 से करना है। तो देखिए 22 के 80, तो 4 पे जाएगा नहीं, लिया हमने, देखो इसकी 2 अंक लिए, इसकी 2 अंक लिए, तो इसका मतलब क्या 22 दिया 66, किस पे जाएगा 3 पे जाएगा। 3 पे लेंगे तो कितना होगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6। अब घटाएंगे ये कितना आ गया आपका 5 2 1, ऊपर से 4 उतार लिया। और देखिए 22 पंजे 110, 22 सिक्का 132 होता है, किस पे जाएगा 5 पे जाएगा। अब आप इसको करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए आपका हो गया 5 पे पाए 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10, आपको कितना हो गया आपका करेंगे तो लगभग देखिए 35 का हो गया है। तो पाए 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, घटाएंगे 14 में 5 गए 9, 4 में 2 गए 2, 1 कितना आ गया, तो लगभग कितना आएगा आपका, ये लगभग आ गया आपका 35 ले लेते हैं 35। और पावर कितनी आ गई 10 की पावर घटाएंगे, 3 में 2 गए 1 और ये आपका 21, तो ये क्या आ गया न्यूटन। तो आपका जो F आ गया, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो आ गया वो आ गया 35 गुना में 10 की पावर 21 आ गया आपका जो है। तो ये क्या था आपका इसका दिया गया न्यूमेरिकल था। तो ये 14वां क्वेश्चन का पहला भाग। अब जो सेकंड भाग है वो क्या दिया गया आपको, अब देखिए इसी क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है वो क्या दिया गया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोग भी लिखे। तो आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया था, जब किसी वस्तु को हम पानी के अंदर या किसी द्रव के अंदर डुबोते हैं तो वो क्या करता है अपने भार के समान द्रव्य को हटाता है। तो सिद्धांत कहता है जब किसी वस्तु को किसी द्रव में
पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाए तो इसके भार में कमी आ जाती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये आपने देखा भी है। फिर इसका सेकंड पूछा है आपसे अनुप्रयोग। अनुप्रयोग इसका प्रयोग यूज कहाँ होता है? तो इसी सिद्धांत का प्रयोग करके समुद्र में चलने वाली जो पनडुब्बियाँ है और जलयान बनाए जाते हैं। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का सेकंड भाग था। इस तरह से आप कौन सा भी एक भाग दोनों नहीं करने हैं आपको। तो 5 मार्क्स का या तो 14वें का पहले वाला हिस्सा कर दीजिए या अथवा के बाद वाला आप कर सकते हैं। अब देखिए 15वां प्रश्न है, इसका पहला भाग है रेखित अरेखित कार्डिक पेशियों के कार्य तथा शरीर में उनकी स्थिति के आधार पर उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको इनके बीच में अंतर दिखाना है। और इसका दूसरा भाग क्या है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए आपकी क्या 3 प्रकार की दी गई है। ये कौन सी रेखित है, ये अरेखित है और ये कैसी कार्डिक यानी हृदय पेशियाँ हैं। इनके बीच में आपको क्या है, अंतर दिखाना है। तो देखिए इसके अंदर कैसे करके दिखाएंगे आप चित्र बना सकते हैं। इसके बाद क्या है, आपको जो उत्तर देना है आप इस तरह से इनका आंसर जैसे पूछा गया आपसे। देखिए पहला लक्षण रेखित पेशिया, अरेखित पेशिया, कार्डिक यानी कि हृदय पेशिया। तो कोशिकाओं के आकार के आधार पे तो अगर आप देखें ये कोशिका लंबी है, बेलनाकार है और शाखा रहित होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये कैसी है, बेलनाकार है, कोई शाखा नहीं है इसकी। जैसे पौधे की जो टहनियाँ होती है ऐसी कोई शाखा नहीं है, तो बेलनाकार शाखा रहित होती है। और दूसरा क्या आप देखिए, इसका जो आपका अरेखित पेशिया है, कोशिकाएं लंबी तुरक रूपी शाखा रहित होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये कैसी है, तुरक रूपी लंबी है और कोई शाखा नहीं है, शाखा रहित होती है। और जो तीसरी प्रकार की है, देखिए आपकी जो हृदय पेशिया, कोशिकाएं बेलनाकार और शाखित होती है। तो ये आपको इसका उत्तर इस तरह आपको देना है। दूसरा इसका केंद्रक के आधार पे, केंद्रक देखिए रेखित पेशी के अंदर बहु कोश केंद्रकीय होती है, जबकि अरेखित के अंदर कैसी होती है, एक केंद्रकीय होती है। जबकि आपका हृदय पेशियों के अंदर भी ये एक केंद्रिक होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, इसके अंदर आपके केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रिक है। ये क्या आपका देखो सभी के अंदर एक ही है, तो कैसा ही आपका एक केंद्रकीय है। और जो आपका हृदय वाली पेशियाँ होती है ये भी एक केंद्रकीय होती है। तीसरा क्या, धारियों के आधार पर देखो धारियाँ, तो रेखित पेशियों के अंदर धारियाँ पाई जाती है, जबकि अरेखित के अंदर धारियाँ नहीं पाई जाती है। जबकि आपकी हृदय पेशियों के अंदर धारियाँ पाई जाती है। आप देखिए ये धारियाँ है, ये धारियाँ है, इसके अंदर कोई धारियाँ नहीं, इसके अंदर आपकी धारियाँ है, देखिए ये धारियाँ है। अगला जो है संकुचन का तरीका ऐच्छिक होता है, जबकि अरेखित के अंदर अनैच्छिक होता है। और आपका हृदय पेशियाँ भी अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक क्या, जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है उसे ऐच्छिक रेखित पेशियाँ कहते हैं। तो आपकी रेखित पेशियाँ ऐच्छिक होती है, आपकी इच्छा के अनुसार काम करती है। जबकि अरेखित पेशियाँ और जो हृदय पेशियाँ है ये अनैच्छिक होती है। तो आपको इस तरह इसका उत्तर देना था। ये आपका इस तरह से कोशिकाओं के आकार का केंद्रक, धारियों और संकुचन तरीके के आधार पे मैंने रेखित, अरेखित और हार्दिक जो कार्डिक पेशियों के बारे में अंतर स्पष्ट किया। अब अगला देखिए क्या इसका जो 15वें का दूसरा भाग है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना। तो न्यूरॉन का आपको क्या है, ये नामांकित चित्र आपको ये बनाना है। ये देखिए यहाँ पे ये चित्र आपको छाप देना है, ये आपको चित्र बनाना है। ये आपका क्या है, केंद्रक है, ये डेंड्राइट है, ये आपका कोशिका इकाई है, ये तंत्रिकांश है। तो इस तरह से आपको इसके चित्र को आपको बनाना है। 2 नंबर आपको इसके नाम पे मिलेंगे और 3 नंबर आपके जो हमने अंतर स्पष्ट किया रेखित पेशियाँ, रेखित पेशियाँ और हृदय पेशियों के बीच में। और देखिए इसका जो 15वें क्वेश्चन का जो अदर भाग है, सेकंड वाला भाग है, वो क्या है आपका, जटिल उत्तक क्या होते हैं, पौधों के जटिल स्थायी उत्तकों, समान उत्तकों का वर्णन कीजिए। तो जो जटिल उत्तक होते हैं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और उत्तक
जो आपके एक से अधिक कोशिका जो बनकर बने होते हैं उन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं पौधों के अंदर, एक को हम जाइलम कहते हैं, एक को फ्लोएम कहते हैं। जाइलम जो होता है पौधे के अंदर जिम्मेदार होता है इसके संवहन के लिए, जल के संवहन के लिए, खनिज पदार्थों के संवहन के लिए। और फ्लोएम जैसे कि एफ से दिखाई दे रहा है, ये फूड यानी कि भोजन के लिए, पत्तियों से पौधे के सारे भागों तक जो भोजन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है करता है वो फ्लोएम करता है। तो इसका जो पहले वाला भाग है वो क्या है, जाइलम। तो जाइलम यह उत्तक पौधे के काष्ठीय भाग में पाया जाता है। जाइलम उत्तक में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली प्रकार की कोशिका को वाहिका, दूसरी प्रकार की कोशिका को वाहिनिका, तीसरी प्रकार की कोशिका को जाइलम पैरेन्काइमा और चौथी प्रकार की जो कोशिका को जाइलम तंतु कहते हैं। अब पहले वाला जो भाग है, अगर आप ये चित्र देखें, देखिए ध्यान से, तो ये जाइलम है, यहाँ पे इसके भाग दिखाए गए, देखो ट्रैकिड है, ये वाहिका है, यहाँ पे आपका एक कोशिका द्रव्य केंद्र का जाइलम पैरेन्काइमा है। तो इनके बारे में आप देख लीजिए। तो सबसे पहले वाहिका आती है। तो वाहिका क्या एक कोशिका नहीं बल्कि अनेक कोशिकाओं के धुरे के ऊपर रखने से बनती है। एक धुरे के ऊपर रखी कोशिकाओं की भित्ति नष्ट होने से काफ़ी लंबी नलिकाएं बन जाती है। इन नलिकाओं में से होकर पानी व खनिज पौधों के ऊपरी भागों में पत्तों में पहुँचता है। इन नलिकाओं के सिरे नुकीले नहीं होते हैं। बताया ना, पानी एवं खनिज पदार्थों के संवहन के लिए जिम्मेदार है। तो आप यहाँ लिख के भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेन क्या है आपका, देखिए पानी व खनिज पदार्थों के ऊपरी भागों में पत्तों तक पहुँचना या संवहन करता है। दूसरी प्रकार की जो कोशिका वो क्या है, वाहिनिका है, जिसे हम ट्रैकिड कहते हैं। ये लंबे रेशे जैसी कोशिकाएं होती है जो सिरों पर नुकीली होती, देखिए यहाँ पे नुकीली होती है। कोशिका भित्ति बहुत मोटी हो जाती है, यहाँ से देखो बीच से काफ़ी मोटी है। इसके अंदर क्या है, पूर्ण विकसित कोशिका में जीव द्रव्य नहीं बचता, इसके अंदर छिद्र होते हैं। तीसरी प्रकार की जो आपकी है कोशिका, उसको जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। जाइलम जो पैरेन्काइमा है, जाइलम की वे कोशिकाएं होती है जो सजीव होती है, जिसे मतलब जो जीवित होती है। इनमें पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य होता है। इन कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है और किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। जो चौथे प्रकार का है जाइलम तंतु, जाइलम तंतु वाहिनिकाओं की लंबी और पतली होती है। इसकी भित्ति मोटी और सिरे पतले होते हैं। पूर्ण विकसित जाइलम तंतु मृत होते हैं। ये पौधे को यांत्रिक सहारा देने का कार्य करते हैं। अब जो आपका जाइलम कार्य अभी मैंने आपको बताया था, ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज पदार्थों को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह का कार्य करता है। अब दूसरे प्रकार का जो आपका फ्लोएम या पोषक व उत्तक, यह उत्तक पौधे के काष्ठीय भाग में अब चारों ओर पाया जाता है। अब फ्लोएम यानी कि पोष वाह उत्तक, जैसे इसका नाम दिया गया है, इस नाम से पता चलता है कि पोषण प्रदान करता है, यानी भोजन प्रदान करता है। तो इसके अंदर क्या है, उत्तक पौधे काष्ठीय भाग के चारों ओर पाया जाता है। फ्लोएम उत्तक के भी 4 ही प्रकार की इसके अंदर कोशिकाएं होती है। वे कोशिकाएं कौन कौन सी है, पहली को हम बोलते हैं चालनी नलिकाएं, दूसरी कोशिका है साथिन कोशिकाएं, तीसरी है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम तंतु या रेशा। अब यहाँ पे अगर आप चित्र देखेंगे तो चित्र में दिखाई देगा आपको क्या है, देखिए ये फ्लोएम उत्तक दिखाई दिएगा, ये चालनी प्लेट है, चालनी नलिका है, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ पे साथी कोशिकाएं है। तो इसके जो पहली वाली वो क्या है, चालनी नलिकाएं। जो चालनी नलिकाएं होती है लंबी लंबी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, सजीव कोशिकाएं होती ही है। जैसे कि आपका जाइलम के अंदर कौन था, जाइलम पैरेन्काइमा था। इसके अंदर जीव द्रव्य होता है क्योंकि जीवित है, लेकिन केंद्रक नहीं होता है। ये कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई रहती है। इनके बीच की भित्तियाँ छिद्रयुक्त होती है और इसमें कोशिका द्रव्य ऊपर जा सकता है। दूसरी प्रकार ये साथी कोशिकाएं। तो साथी कोशिकाएं का फ्लोएम में चालनी नलिकाओं के साथ साथ कुछ पतली पतली कोशिकाएं जो है भित्ति के साथ चलती है, इन्हें सहचर कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं कहते हैं। ये भी सजीव होती है। इनका केंद्रक चलनी नलिकाओं के कार्यों को भी नियंत्रण में रखता है। सभी कोशिकाएं चलनी नलिकाओं के कार्यों में सहायता भी प्रदान करती है। इसके बाद तीसरा है वो क्या आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या होता है, ये पतली कोशिका भित्ति वाली तथा सजीव कोशिकाएं होती हैं। इनमें जीव द्रव्य पर्याप्त मात्रा में होता है। ये कोशिकाएं पार्श्वीय संवहन भोजन को पौधों के निचले भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। अब जो चौथे प्रकार का आपका कोशिका उसको हम बोलते हैं फ्लोएम तंतु या रेशा। ये लंबे लंबे रेशे जैसी कोशिकाएं हैं
ये बीच में मोटी तथा सिरों पर पतली होती है। इनकी दीवारें अधिक मोटी लचीली होती है, निर्जीव होती है और फ्लोएम रेशे क्या पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। इसके बाद जो मेन कार्य है जो आपका फ्लोएम का, वो क्या है? पत्तों द्वारा जो भोजन तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा पत्तियों के अंदर जो भोजन निर्माण होता है वो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये पौधों को दृढ़ता भी प्रदान करता है। तो ये था आपका आज संपन्न हुआ साइंस यानी विज्ञान विषय का कक्षा 9th का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र।